ये इधर से ज़रा चेक करते रहना कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि माइक हिल जाता है और रिकॉर्डिंग होनी जो है वो बंद हो जाती है। आ जाओ आ जाओ। अच्छा, आज भी आपका पहला पीरियड जो है ना वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, ये जो आपका कोर्स है। और दूसरा आपका थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अभी जो है मैं ये लेक्चर नंबर 1 इसका स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये आपका पहला पीरियड है और दूसरे के अंदर हमने पढ़नी है थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये मेरी जो मॉडर्न फिजिक्स वाली किताब है ये उसी के अंदर से सारा जो है वो कवर हो जाएगा इसका कोर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है और जो आपके पास पोर्शन है इसका न्यूक्लियर फिजिक्स का, वो सारा इस किताब के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास पहले किताब है, किताब का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाकी आपको किताबों का पता है जो दूसरी आपकी टेक्स्ट बुक होती हैं जिनमें हालिडे रेज़निक क्रेन है, हालिडे रेज़निक मार्कर है, यूनिवर्सिटी ऑफ फिज़िक्स है, वो मैंने पहले आपको बताई हैं। वो आपके जो 4 सेमेस्टर तक जितने कोर्सेज़ हैं उनके अंदर जो यूनिवर्सिटी की आप कोर्स आउटलाइन देखें तो उसके अंदर उन्होंने वही वाली बुक्स जो हैं उनको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो वो तो बुक्स होगी, मैं बहरहाल जो है अपनी बुक की फ़ॉलो करूँगा, ठीक है, इसी के मुताबिक हम चलेंगे। और असाइनमेंट्स आपको थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स की पहले 2 मिल चुकी हैं, इसकी भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस दफ़ा असाइनमेंट नहीं मैं माफ़ करूँगा, ये बात आप कान खोल के सुन। पिछली दफ़ा तो मैं बीमार हो गया था, आप लोगों ने उसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, आपने मुझे असाइनमेंटें जमा नहीं करवाई, माफ़ कर दिया आपको। लेकिन इस टर्म के अंदर असाइनमेंट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। सीधा सीधा अंडा जो नहीं जमा, ये मैं धमकी नहीं दे रहा कि सर फिर बाद में एंड पे 20 नंबर लगा देंगे, नो, ये मैं धमकी नहीं दे रहा, ये मैं करूँगा इस दफ़ा, ठीक है। सीधा अंडा जो नई सारी असाइनमेंट जमा कराएगा, मैं जितनी दूंगा उसका सीधा अंडा लगेगा उसका, ठीक है। मैंने आपकी वैल्यूएशन इस दफ़ा करनी सिर्फ असाइनमेंट्स के ऊपर, ठीक है। टेस्ट मैं बाद में लूँ या जब भी लूँ वो बाद की बात है, लेकिन आपकी वैल्यूएशन जो इस दफ़ा होनी है वो सिर्फ असाइनमेंट्स के ऊपर होनी है कि क्या स्टूडेंट ने सारी जहाँ से सर्च करें उसको गूगल पे सिर खपाएँ, जिधर मर्जी जो करें, लेकिन वो असाइनमेंट आपने करनी है। क्यों? इसलिए ताकि आप प्रिपेयर हों शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स करने के लिए जो कि पेपर में आते हैं और आने के बाद आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। My main objective is that behind this, to give these assignments. You get familiar with short questions and numericals, ठीक है। तो ये आप मैं क्लियर कर दिया, मैं ये इसके ऊपर दोबारा बात नहीं करूँगा, I will not talk on it, ठीक है। तो दोनों कोर्सेज़ के अंदर आपको इसी तरह जो है वो असाइनमेंट्स जो हैं वो मिलेंगी। हर चैप्टर की एक अलग असाइनमेंट होगी, ठीक है। और बाकी आपने इस किताब के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल तो करने ही हैं, वो तो आपने करनी ही है। उसके अलावा जो है वो अलहदा से आपको मिले। बेसिक इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल सॉल्विंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उसको डेवलप किया जाए इन असाइनमेंट्स के लिए, ताकि आप कोशिश करें उनको सॉल्व करने की और उसका बाद जो है वो आपका माइंड जो है वो खुल जाए शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है जी। तो मैं अब शुरू करता हूँ चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 के अंदर
वालेकुम सलाम, आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करना है, क्योंकि आपका पहला पार्ट जो है ना इसका, इस कोर्स का, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन से, निक्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे इसको कहते हैं कि दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। लेकिन अब जो जितनी टेक्नोलॉजी आगे एडवांस हो गई है ना, उस टेक्नोलॉजी के अंदर ये अब नो मोर इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये ख़ुद से एक सब्जेक्ट बन चुका है। लेकिन हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इस लेवल के ऊपर जो है वो ये कहते हैं कि जी दैट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, कि ये फ़िज़िक्स की ब्रांच है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसकी अगर इसको डिफ़ाइन करें तो हम क्या करेंगे कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the motion of electrons, जो कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से डील जो है वो करता है। ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स किस तरह मूव करें। अब क्या होता है कि ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप देखें कि आप आजकल जितनी ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये एडवांसमेंट देख रहे हैं, डिफरेंट डिवाइसेस आप देखते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इन डिवाइसेस की स्टडी है कि हाउ दीज डिवाइसेस आर फॉर्म्ड। आप अक्सर नाम सुनते हैं डायोड, आप अक्सर नाम सुनते हैं इसका ट्रांजिस्टर। ठीक है, फिर आप कंप्यूटर में कहते हैं ख़राब हो जाता है लैपटॉप, या तो जाते हैं कहते हैं जी मदरबोर्ड ख़राब हो गया, वो कहता है मदरबोर्ड ख़राब हुआ, क्या ख़राब हुआ, ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, डायोड वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, एक आपने पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के अंदर डीसी सर्किट्स पढ़े, ये एक्चुअली वही है, लेकिन उसकी एडवांस्ड फॉर्म है, जहाँ पर आपने किरचॉफ रूल जो है उसको भी स्टडी किया। ठीक है, ये उसकी एडवांस्ड जो है ये फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है। तो इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरह है, कौन से सर्किट जो हैं वो वहाँ पर बनाए गए हैं, और उन सर्किट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप कह लें कि ये कमरा ही एक सर्किट है, देखो ना इसके अंदर ये चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो मैं कहता हूँ यहाँ से दानिश एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से उठता है, मूव करना शुरू करता है, उस तरफ जाता है, उधर जाता है, इधर जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उस सर्किट के अंदर, जिनके अंदर से इसने गुजरना है। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंसेस भी होंगी, उसके अंदर डायोड्स भी होंगे, और उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स भी होंगे। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिज़िक्स की ब्रांच के जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से डील करती है, और जो डील करती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किन के थ्रू पास करते हैं, थ्रू कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर। कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर में से ये पास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि फिज़िक्स की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डील करती है, उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देते हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स
which deal with electronic devices is known as electronics। तो इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम जो है वो देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है इनकी एग्जांपल्स क्या हो जाएंगी? एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास नंबर 1 डायोड, ठीक है, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ठीक है, डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर्स, एंड डिटेक्टर्स। और जो डिटेक्टर्स हैं ये सब, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का नाम जो है वो देते हैं। इसमें एक और मिस होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इधर कामा डालें, रेक्टिफायर्स, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। रेक्टिफायर जो है इसको आपने स्टडी किया हुआ है पहले। रेक्टिफिकेशन ये सेकंड ईयर का जो 18वां चैप्टर है उसके अंदर रेक्टिफायर, वो बाहर डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर भी। ये कुछ जो है वो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। अच्छा, उसके बाद अब इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को समझने के लिए सबसे पहला काम ये है कि जो सॉलिड का स्ट्रक्चर है उसका हमें पता होना चाहिए। आपको पता है कि मैटर की 3 किस्में होती हैं, ठीक है जी। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 किस्में मैटर की होती हैं और हम इन तीनों का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। उसके अंदर हमने इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अगर स्टडी करना है या इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करना है तो फिर हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की होनी चाहिए, क्योंकि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स जो है वो बेसिकली जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इनका, उसको, इन डिवाइसेस का, उसको डिस्क्राइब करती है। तो जो सॉलिड होता है इसकी 3 किस्में होती हैं, याद है किसी को? हाँ, क्रिस्टलाइन और पॉलीमर, 3 सॉलिड की 3 किस्में होती हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर सॉलिड्स यूज़ होते हैं वो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्रिस्टल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो हमने आप ज़रा क्रिस्टल को समझना है कि व्हाट इज़ क्रिस्टल, ठीक है। कि क्रिस्टल जो है वो क्या चीज़ होती है। तो क्रिस्टल जो है एक ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज होते हैं, तरतीबवार होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई रैंडमनेस जो है वो नहीं होती, तरतीबवार होते हैं, उनके अंदर कोई रैंडमनेस नहीं होती, एक ही तरह की प्लेन्स सारी होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अ क्रिस्टल कंसिस्ट of atoms
are molecules which are arranged in specific or particular manner. There is no randomness in the planes of the there is no randomness in the plane of atoms or molecules in crystal. ठीक है, क्रिस्टल के अंदर जो है कोई रैंडमनेस जो है वो नहीं होती प्लेन में मॉलिक्यूल या आटम की। मिसाल के तौर पर आप देखें ना, अगर सपोज करें मैं कहता हूँ कि ये क्रिस्टल है, अगर मैं कहूँ कि ये क्रिस्टल है तो इस क्रिस्टल के अंदर यूँ एटम्स अरेंज हैं। देखिए एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर इनकी प्लेन्स की एक ही अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इस किस्म का जो सॉलिड है जिसके अंदर एक ही अरेंजमेंट में, अब आप देखें ना ये कुर्सियाँ जिस तरह पड़ी हुई हैं कमरे के अंदर, क्या ये एक ही अरेंजमेंट में है? नहीं है। ये आधा क्रिस्टल है और आधा क्रिस्टल नहीं है। ठीक ऐसे ही है ना, यहाँ तो सारी एक ही तरतीब के साथ एक ही लाइनों के अंदर होती, तो हम कहते हैं ये क्रिस्टल है। मैं अगर सपोज करूँ कि ये सारी कुर्सियाँ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अगर मैं सपोज करूँ कि सारी कुर्सियाँ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स, तो इस कमरे के अंदर इन एटम्स को या इस स्ट्रक्चर को मैं क्रिस्टल नहीं कह सकता। दे आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर। इसको मार्फस या पॉलीमर कह सकता हूँ क्योंकि उनके अंदर रैंडमनेस है। तो क्रिस्टल की ये खसूसियत है, क्रिस्टल हैज़ दैट प्रॉपर्टी कि क्रिस्टल के अंदर जो आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर फैशन के अंदर, एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में। ठीक है जी, तो हमारे जो ये यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स हैं, इनके अंदर हमने किनको यूज़ करना है? इनके अंदर हमने क्रिस्टल्स को यूज़ करना है। ठीक है, अब हम जरा कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इनकी। जो बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ। ठीक है, इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1, एक्सटर्नल सिमेट्री और फॉर्म। ठीक है, नंबर 2, फेनोमेनन ऑफ क्लीविंग। ठीक है जी, उसके बाद तीसरे नंबर पर आइसोट्रॉपी या होमोजेनिटी। या होमोजेनिटी, ये 3
हमारे पास मेन जो हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं कि आइसोट्रॉपी से क्या मुराद। आइसोट्रोपिक मटेरियल नाम सुना हुआ है आपने? नहीं, आइसोट्रोपिक का ये मतलब नहीं होता। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है हर तरफ से एक जैसा, हर तरफ से एक जैसा, जो तमाम डायरेक्शन में एक जैसा इफेक्ट रखता। ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शंस के अंदर उसका इफेक्ट एक जैसा, उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो क्रिस्टल्स के अंदर चूंकि प्लेन्स जो हैं वो रेगुलर पैटर्न के अंदर होती हैं, तो हर तरफ से उन प्लेन्स का इफेक्ट जो है वो क्या होता है, वो एक जैसा आता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये आइसोट्रोपिक मटेरियल्स हैं। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। आइसोट्रॉपी जी, मास्क देखो भाई, लो मास्क अपने, मास्क लो। वो दानिश, तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा मास्क लगाया करो, लगाओ मास्क। चले हाँ भाई, मास्क ना उतारा करो, बड़ी सख्ती है इसके ऊपर, सख्ती भी। और दूसरा ये है कि ये आपकी अपनी सेफ्टी है। ठीक है, अच्छा, आइसोट्रोपी implies फॉर ए क्रिस्टल, ठीक है, जो क्रिस्टल के लिए है, दैट इट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। एक ही तरह की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तमाम डायरेक्शंस के अंदर होंगी। ठीक है, अच्छा, विच आर पैरेलल टू ईच अदर। जो कि एक दूसरे के पैरेलल, सब एक जैसा, पैरेलल, एक ही डायरेक्शन के अंदर हर चीज़ पैरेलल एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है ना। क्या होता है, थीटा 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो हर तरफ से एक जैसा, कहीं पर कोई एंगल नहीं बन रहा। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपी, आइसोट्रोपिक मटेरियल। अक्सर ये लफ्ज़ जो है ये बोला जाता है, आइसोट्रोपी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। आइसोट्रोपिक मटेरियल से हम क्या मुराद ले रहे हैं, ऐसा मटेरियल कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ तमाम डायरेक्शन में, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तमाम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं होती। ठीक है, हर जो मटेरियल होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और होती हैं। ठीक है, लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे है होमोजेनिटी। अब होमोजेनिटी का वैसे तो मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा, जिसके अंदर कोई चेंज ना आ रही है। तो क्रिस्टल के लिए इसका मतलब ये है कि अगर डेंसिटी जो एटम्स की है क्रिस्टल के अंदर, डेंसिटी एटम्स की, डेंसिटी जानते हो ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, यही होता है। ठीक है, तो डेंसिटी अगर वेरी ना कर रही हो, चेंज ना हो रही हो, तो हम कहते हैं ये क्रिस्टल जो है ये
होमोजीनियस, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ एटम्स ऑफ क्रिस्टल not change, then we say that the crystal is homogeneous। तो हम कहेंगे कि क्रिस्टल जो है वो होमोजीनियस है। अच्छा, ये जो फिनोमेना ऑफ क्लीविंग है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है क्रिस्टल की, लेकिन ये हायर लेवल के ऊपर इस्तेमाल होती है। मैं यहाँ पर, मुझे खुद भी इसका सही तरह नहीं पता, सीधी सी बात, ठीक है। और ये क्लीविंग जो है इसको हम यूज़ करते हैं आगे जाके, जब आप सॉलिड स्टेट 2 पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा खुद पढ़ के इसको अच्छी तरह से। यहाँ पर अभी मैं सिर्फ आप याद रखें कि ये भी एक फिनोमेना होता है, इसको आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं कि क्या है क्लीविंग, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जब हम सॉलिड स्टेट 2 का कोर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर हम ये जो क्लीविंग है ना, कि जो इंटरनली क्वांटम मैकेनिकली जो सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, उनको स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर फिर हम क्लीविंग जो है उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पर 2 ये मेन प्रॉपर्टीज़ हैं इस लेवल के ऊपर, यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल जो है। अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि होमोजिनिटी क्या होती है और आइसोट्रोपी क्या होती है, ठीक होगी बात। अच्छा, अब आए आप, एक टर्म यूज़ होती है लैटिस और यूनिट सेल। लैटिस और यूनिट सेल। अब लैटिस क्या होता है, ये आप 18वां चैप्टर अगर रिकॉल करें सेकंड ईयर का, वह हम तो भूल गए होंगे आप, ठीक है। उस 18वें चैप्टर के अंदर लैटिस और यूनिट सेल का जिक्र है। क्यों दानिश, याद है कुछ? क्या याद है? हाँ हाँ हाँ, नहीं उसे लेटेस्ट नहीं कहते, उसे यूनिट सेल कहते हैं। हाँ, उसे यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। अरे वो जो सारा स्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पर ये कमरा बना है, और मज़े की बात है इसमें कोई अलमारी नहीं, वहाँ होनी चाहिए थी, ठीक है। ये कमरा बना है। अब इस कमरे का जो बेसिक यूनिट सेल है वो क्या है? वो ईंट है, ईंटें लगी हैं ना, वो सारी ईंटों को जोड़कर ये कमरा बना दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इस कमरे का जो बेसिक यूनिट सेल है, एक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या, वो ईंट है। तो किसी क्रिस्टल का एक जो बेसिक यूनिट जो होता है उसको हम यूनिट सेल का नाम देते हैं। ये बात होगी। अब चूँकि इसने दानिश ने पहले उसकी यूनिट सेल की डेफिनेशन बता दी है, इसलिए मैंने चले यूनिट सेल का। असल में यूनिट सेल को समझने के लिए पहले लेटस का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लेटस। सपोज करें कि ये स्पेस है सारी, इस स्पेस के अंदर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ये स्पेस है, इस स्पेस के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जो सिंपल डेफिनेशन की जाती है इसकी, वो ये की जाती है कि अरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, अरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज नोन एज लैटिस। अरे कतारें, ये लगा दो सारी कुर्सियां कतारों में स्पेस के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा? लैटिस, ठीक है। तो क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल को जब आप इमेजिन करते हैं तो हम कहते हैं क्रिस्टल क्या है कि अरे ऑफ पॉइंट्स हैं स्पेस के अंदर, ठीक है।
क्रिस्टल है, यूँ मोलक है स्पेस के अंदर, क्या है वो सारे अरे ऑफ पॉइंट्स हैं, और उन तमाम अरे ऑफ पॉइंट्स के ऊपर एटम्स अटैच्ड हैं। समझ आ रही है? देखो मैं अगर ये कहूँ कि ये सारे पॉइंट्स थे, ये मैं स्पेस चलो नीचे ले लेता हूँ, मेरे पास ऊपर तो मैं इसको दिखा नहीं सकता, ये सारे पॉइंट्स हैं, तो इनके ऊपर एक एक कुर्सी रख दी इन पॉइंट्स के ऊपर। ये लैटस था, लैटस के ऊपर कुर्सियाँ क्या हैं? एटम्स हैं। लैटस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल। ये जो एटम्स अटैच्ड है ना लैटस के साथ, इनको हम कहते हैं बेसिस। लैटस के अंदर जब बेसिस ऐड होती हैं तो फिर आपका क्रिस्टल बनता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहूँ कि इसकी मैं सिंपल डेफिनेशन करूँ तो मैं कहूँगा कि अरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज नोन एज लैटस। अरे ऑफ, जी आओ आओ। अच्छा सर जी, टोटल ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? किन्ने हो तुसी रह गए हो? वैसे अपनी मौत काफ़ी सारे मर गए हैं। हाँ ओके, और सब कितने हो? 12 आए ने, नहीं ने बेचारे। बस ए बाद हो सकता है इस टर्म तो बाद इस तो भी घट जान। अच्छा हाँ, इन्हों की हालात बहुत पतले ने इन्हों के। फिजिक्स है नहीं रूम 66 है, 66 है जी। 26 की लिखा है। अच्छा टोटल है 26 ने अन्ना को, 26 रह गए ना। 12 आए ना। 12 भी कर दो। 12 आए ना जी ठीक। और टोटल तुम 26 हो, तो बाकी कितने ने? बाकी कितने हैं? कि वैसे ही 12 ही रह जाओगे वैसे। ठीक है, वो भी फेल फूल हो के फारग हो जाएंगे। अच्छा, अरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज नोन एज लैटिस। तो जो अरे ऑफ पॉइंट्स हैं स्पेस के अंदर, इसको हम लैटिस कहते हैं। और अगर लैटिस जो है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के साथ एक एक एटम अटैच कर दूँ, ठीक है, एटम जो अटैच होंगे वो बेसिस होंगी, तो लैटिस प्लस बेसिस लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल। अगर क्रिस्टल बनाना है तो लैटिस को बेसिस के साथ अटैच करना पड़ेगा। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है सर। उर्दू का मैं एक मिनट ठहरे, मैं देख के बताता हूँ आपको टाइम टेबल से ना। ये BS फिज़िक्स है, मैं आपको बताता हूँ। वो ना इन्होंने कमरे चेंज कर दिए हैं। मैं एक मिनट, टाइम टेबल के अंदर ना इन्होंने कल रात को प्रिंसिपल साहब में लगाया था इसको, बताता हूँ। BS उर्दू, हाँ BS उर्दू रूम 68 में, 68 में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्रिस्टल जो है वो बन गया। अच्छा, अब ज़रा यूनिट सेल को भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होगी कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है या बेसिक बिल्डिंग यूनिट जो है किसी क्रिस्टल का, ठीक है, ये आज सिर्फ मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ये वो चीज़ें हैं सारी जो आपने पढ़ी हुई हैं वैसे, ठीक है, जो टीचर ये ज्यूम करता है कि इसने पढ़ी हुई है। ठीक है, लेकर चले यार, हम इनको देख लेते हैं। यूनिट सेल,
द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए क्रिस्टल is known as unit सेल। इसको हम यूनिट सेल का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी क्यों हमने अभी तक तो वो दो की है, ये बेसिक डेफिनेशंस क्यों स्टडी की हैं? असल में हमारा मकसद ये है कि हम जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, क्योंकि आप जब डायोड की बात करते हो ना तो सबसे पहले कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है। ये फिजिक्स सर, ये बच्चे इन बच्चों के अलावा कोई अगर अलग से बच्चा बैठा हुआ है ना जिसका रोल नंबर इसमें ऐड नहीं है, अच्छा, वो बच्चा उधर कंट्रोलर ऑफिस में मिलता है। ठीक है, ठीक। ये इनकी अटेंडेंस 15 डेज 15 डेज़ की है। ठीक है, लगाओ भाई अटेंडेंस। अच्छा, तो क्रिस्टल जो अब इन डिवाइसेस के अंदर यूज़ हो रहा है, जो आप जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की आप बात कर रहे हैं, वो कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है? सेमीकंडक्टर। ये पढ़ा हुआ है आपने, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। ये क्या होती हैं? ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रिकल। उसकी बेस के ऊपर हम इसको कह रहे होते हैं कि कोई चीज़ कंडक्टर है, कोई चीज़ इंसुलेटर है, कोई चीज़ सेमी कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो पता है? एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं मटेरियल की। क्यों दानिश? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? चलो मैग्नेटिक बता दो। देखिए 17वां चैप्टर आज आपने घर जाके पढ़ना है, 17वां और 18वां। ये आज आपकी असाइनमेंट है सेकंड ईयर का। 17वां और 18वां चैप्टर आपने पढ़ना है। 17वें चैप्टर है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, सेकंड ईयर का फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। उसमें उसने सॉलिड्स की तीनों प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। मैकेनिकल, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन आता है, इलेक्ट्रिकल, जिसमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर आता है, और फिर उसने डिस्कस किए हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जिसकी बुनियाद पर डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के अंदर मटेरियल्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये आपने आज जाके 2 चैप्टर जो हैं इनको पढ़ना है, ताकि आपका ये सारा जो है ये पीछे से वो रिवाइज हो। तो हमारा मेन मकसद जो है यहाँ पर वो क्या है? हमारा मेन मकसद ये है कि हमने जो है वो सेमी कंडक्टर्स जो हैं उनको स्टडी करना। अब अस्सलाम जी सर, हुक्म। ये फिज़िक्स का सर? हाँ जी। तो अब हमारा टाइम इस पीरियड का तो हो गया ओवर। ठीक है, अब हम इसको करते हैं बंद, और अगला मैं अब शुरू करता हूँ जो आपका दूसरा कोर्स है उसको।